यूनिट 2 सॉल्यूशंस यूनिट है आपकी। इसका जो वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम में वो 5 मार्क्स का है। 100% 2 और 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल रहेगा और 3 और 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल 100% आना ही आना है, ये बिल्कुल डैम श्योर बात है। और एक यही आपका यूनिट ऐसा है जिसमें न्यूमेरिकल्स का नंबर, फॉर्मूलों का नंबर, फॉर्मूले थोड़े ज्यादा हैं। अदरवाइज आपके पूरी केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12 में केवल 4 ही यूनिट हैं जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। उनमें से एक यूनिट सॉल्यूशंस हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देकर के न्यूमेरिकल पोर्शन को सीखना होता है और प्रैक्टिस करनी होती है। बाकी सॉलिड स्टेट में आपने देख लिया केवल एक ही फॉर्मूला था, कैपिटल M इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू डी इंटू Na/Z, और 3-4 रिलेशंस आपको याद रखनी है, CaCl की, NaCl की, सिंपल क्यूबिक में, BCC में, FCC में आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसमें भी 3 या 4 फॉर्मूले हैं, उन पर बेस न्यूमेरिकल्स आपको करने। ज्यादातर जो फॉर्मूले हैं आपको इसी चैप्टर में आएंगे, तो इनकी बात हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन जो है, यहाँ पर जो हमारा मीनिंग है वो ट्रू सोल्यूशन से है। सॉल्यूशंस को हम 3 कैटेगरी में पढ़ सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरी कैटेगरी आपको पता है सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशंस को जो हम डिफरेंशिएट करते हैं वो करते हैं पार्टिकल साइज के बेस पर। ट्रू सॉल्यूशंस में आप पाएंगे जो पार्टिकल साइज है, जो सॉल्यूट पार्टिकल साइज है, दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 10⁻⁹ सस्पेंशंस में जो पार्टिकल साइज है सॉल्यूट का वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर का होता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज है वो 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच लाई करता है। इसके एग्जाम्पल्स आपको मालूम है, आप सॉल्ट इन वाटर लिख दो, अगर सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो आपका ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ लोग इस चैप्टर को डाइल्यूट सॉल्यूशन कह के भी पढ़ा देते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल गया यूट्यूब पर, काफी लोग इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहकर भी पढ़ा रहे हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि इनमें पार्टिकल साइज काफी कम है, 1 नैनोमीटर है, और इसलिए इनको डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी ये बोल देते हैं। लेकिन इनको हम पॉपुलरली जो आप बुक्स में देखोगे ये ट्रू सॉल्यूशंस के नाम से मिलेंगे आपको, या फिर सिंपल सॉल्यूशंस लिखा हुआ है अगर, तो वो अंडरस्टूड है, दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रू सॉल्यूशंस ओनली। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम एक यूनिट हमारे पास है सरफेस केमिस्ट्री, वहां डिस्कस करेंगे। सस्पेंशंस को हमें डिस्कस नहीं करना है, कंपैरेटिव स्टडी थोड़ी सी कर सकते हैं लेकिन सस्पेंशंस को हमें डिस्कस नहीं करना है। तो ट्रू सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होंगे जिनमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम का हो। कुछ लोग कहते हैं सर इन सॉल्यूशंस को पी करके लोग सच बोलते हैं, आप समझ गए होंगे मेरी बात। कोई एग्जाम्पल बताओगे? कोई एग्जाम्पल बताओगे? देखो सब समझदार है। अल्कोहल इन वाटर, ये सोल्यूशन जब अंदर जाता है तो इंसान सच बोलना शुरू कर देता है, मैं तेरे लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। और जब इसका इफेक्ट कम होता है तो तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो हो सकता है पीने के बाद इंसान इसको सोल्यूशन को पीने के बाद सच बोलने की आदत पड़ जाती है, तो हो सकता है इसलिए इसका नाम जो है वो ट्रू सोल्यूशन रखा गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल साइज कैसा है, 1 नैनोमीटर है। बहुत सिंपल से एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर। अब यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट।
सल्यूट आप जानते हो जो कम अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट जो एक्सेस अमाउंट में हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर वाटर कम अमाउंट में भी है तब भी वो हमेशा सॉल्वेंट की तरह ही डील होगा, क्योंकि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह डील करते हैं। इसकी कई वजह हैं। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो इस तरह से कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह डील होगा। और वैसे आप देखेंगे जिसका अमाउंट कम होगा वो सल्यूट, और जिसका ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। हमारा जो ये सिलेबस है उसमें केवल बाइनरी सॉल्यूशंस हैं। बाइनरी का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जो केवल दो कंपोनेंट से मिलके बना हो। बहुत आसान हो गया न्यूमेरिकल्स भी हमारे लिए, दो ही कंपोनेंट के बारे में डील करना है। जो कम होगा वो सॉल्यूट और जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। जैसे आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है, एक कंपोनेंट शुगर हो गया दूसरा वाटर हो गया। आपने अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, एक कंपोनेंट अल्कोहल हो गया दूसरा वाटर हो गया। शिकंजी का अरेंजमेंट नहीं है। शिकंजी में आप क्या करते हो, वाटर लिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दी, लेमन जूस ऐड कर दिया, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया, तो ये 5 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। वो हम नहीं, हमारे यहाँ केवल जो सही मायने में जिसको पी के इंसान सच बोले वही वाले सॉल्यूशंस हैं, और इनको ट्रू सॉल्यूशंस हम बोलते हैं। इस चैप्टर में हमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करने जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स used for सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं साइंटिफिक, उनको हमें डिस्कस करना है। इसमें जो पहला टर्म है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं परसेंटेज W/W। इसको हम परसेंटेज W/W लिख दिया करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें हम लोग, 63% W/W solution of HNO3। जो सोल्यूशन आपके पास है 63% W/W HNO3, इसमें जो HNO3 है इसका मास कितना है, 63 ग्राम है। और वाटर जो है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें दिया नहीं है ना कि सॉल्वेंट क्या है, तो हम वाटर को ही लेंगे। तो कितना हो गया ये 37 ग्राम। तो एक बात, आप ये एग्जाम्पल मैंने पर्टिकुलरली इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे वाटर का मास कैसा है, कम है, लेकिन फिर भी वाटर कैसा काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, भले ही उसका अमाउंट कम हो। और जो HNO3 है वो एज ए सल्यूट काम करेगा। बहुत आसान है मास परसेंटेज को डिफाइन करना। इट इज द मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसा भी डिफाइन कर देते हैं, इट इज द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। It is the parts of a component present in 100 parts of solution by mass। एक एग्जाम्पल और ले लेते, देखिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 20% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन। 20% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन।
आप बताएंगे इसमें सॉल्यूट कितने ग्राम है? पहले आप ये बताओ, सॉल्यूट है कौन? ग्लूकोज है। कितना ग्राम हो गया? सबको क्लियर है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पर जल रहेगा, वाटर रहेगा। कितना हो गया? और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दो ही कंपोनेंट है बाइनरी सॉल्यूशन से। तो कितना ग्राम हो गया? अब ये मर्जी आपकी है, आप इस ग्राम की जगह यहाँ पे केजी भी ले सकते थे, तो सारी यूनिट किसमें लोगे? केजी में। लेकिन क्योंकि जनरली हमें मोल्स निकालने होते हैं, तो इसीलिए हम इस मास परसेंटेज को ग्राम की फॉर्म में इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम बात करेंगे नंबर 2, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में इसको हम ले देते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है बच्चों 10⁶, 10 लाख, 10 lakhs, यस, 1 मिलियन। अब ये हमारे ऊपर है कि हम मास की बात करें ग्राम में, केजी में, वो हमारे ऊपर है। पार्ट्स पर मिलियन, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वी हैव गिवन 15 ppm क्लोरोफॉर्म, यानी कि 15 पार्ट्स पर मिलियन प्रेजेंट है किसके? क्लोरोफॉर्म में। जहां भी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, वहां हम पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। जो पोल्यूशन है, जो डिफरेंट कंपोनेंट पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उनकी जो बहुत लो कंसंट्रेशन होती है, उसे हम पीपीएम में ही एक्सप्रेस करते हैं। या वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है, CO2 की सॉल्युबिलिटी है, वो बहुत कम क्वांटिटी में होती है, इसीलिए उन सब की सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की, वो हम पार्ट्स पर मिलियन में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए इसमें हम मैं कैसा स्टेटमेंट लिख सकता हूं, 15 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म are present in 10⁶ parts of solution। ठीक है ना? 15 parts of chloroform are present in 10⁶ parts of solution। अब ये हमारी मर्जी है, मैं इसे ऐसा लिख दूं, 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म आर प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारी मर्जी है, हम इसको ऐसा लिखते हैं, 15 kg ऑफ क्लोरोफॉर्म आर प्रेजेंट इन 10⁶ kg ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखें यूनिट दोनों की कैसे ले लेंगे, हम सेम लेंगे भाई, राइट। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है 1 मिलियन में किसी भी कंपोनेंट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं, और ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये लो कंसंट्रेशन को, बहुत ही लो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के काम में लिया जाता है। जैसे कि आपके पॉल्यूटेंट्स हैं या किसी गैस की सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर, उस केसेस में हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल भी है, हमारे पास न्यूमेरिकल भी आता है। हमसे कहा जाता है कि भाई 15 ppm क्लोरोफॉर्म गिवन है, देयर इज अ सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 15 ppm क्लोरोफॉर्म। आपसे कहा जाएगा एक्सप्रेस दिस सॉल्यूशन और एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन express the concentration of this solution in percentage। आपको इस कंसंट्रेशन को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। तो ये बात सभी को अच्छे से समझनी है कि जब भी परसेंटेज की बात होती है तो हम आउट ऑफ 100 ही निकालते हैं,
और जब कभी भी फ्रैक्शन की बात होगी, पार्ट्स की बात होगी, तो आउट ऑफ 1 निकालेंगे, आउट ऑफ होल निकालेंगे, 1 निकालेंगे। तो ये 15 ppm क्लोरोफॉर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखिए अगर आप सबकी परमिशन हो, दैट 10⁻⁶ ग्राम ऑफ solution contains क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू, बताओ बच्चों कितने ग्राम है? ये तो मतलब हुआ 15 ppm क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि 10⁻⁶ ग्राम सोल्यूशन है, उसमें क्लोरोफॉर्म कितना है? 15 ग्राम है। आपको क्या बताना है? मास परसेंटेज। तो अगर सोल्यूशन 100 ग्राम होगा तो उसमें कितना क्लोरोफॉर्म है वो आप निकालोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? मास परसेंटेज मिल जाएगी। परसेंटेज हमेशा कैसे निकालते हो? आउट ऑफ 100। 10⁻⁶ ग्राम सोल्यूशन अगर है तो उसमें क्लोरोफॉर्म कितना है? 15 ग्राम। वो डाटा से पता चल रहा है, डाटा दिया आपको 15 ppm क्लोरोफॉर्म। तो अगर आपको मास परसेंटेज निकालनी है तो आप ये देख लो कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होगा, वही उसकी मास परसेंटेज कहलाएगी। इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 इंटू 10⁻⁻⁴। मैं लिख सकता हूँ W/W क्योंकि ये मैंने ग्राम में लिया हुआ है। तो दिस इज द मास परसेंटेज ऑफ 15 ppm क्लोरोफॉर्म। क्लियर है सबको ये बात? सबको ये बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपसे थर्ड बात कर रहा हूं, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम काई से एक्सप्रेस करते हैं। जो सिंबल आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड काई। अब इंडियंस तो अपने हिसाब से ही कर लेते हैं, जैसा आपको लग रहा होगा। क्या बोलोगे इसे? एक्स। कोई बात नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसे एक्स बोल देना, बट एक्चुअली इट इज काई। तो जिस किसी का भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना, मान ली कोई सोल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है, एक है ए और एक है बी। एज्यूम कर लिया कि जो कंपोनेंट ए है उसके मोल्स कितने हैं? Na। और कंपोनेंट बी के मोल्स कितने हैं बच्चों? स्मॉल p हमने यूज कर लिया, Nb। तो अगर हमें काई निकालना है फॉर A, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो क्या करेंगे? मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मोल में से निकालोगे ना। इसी तरह से काई B अगर निकालना हो तो बताओ। Yes, moles of Nb you will take in numerator and total number of mole present in solution। और ये बात ध्यान रखेंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट सी है, कि किसी भी सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शंस का सम है दैट वुड ऑलवेज बी 1। फ्रैक्शन हमेशा किसका होगा? 1 का, पार्ट का, है ना। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन का सम हो कितना होगा? 1 होगा, यूनिटी होगा। तो देखिए अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता हो, मान लीजिए आपको बी का पता है, तो आप दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बहुत इजीली निकाल पाओगे, राइट। 2007 में मुझे याद आ रहा है, उसके आसपास बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इन अ 3 कंपोनेंट सिस्टम। किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट हैं, तो उनके मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होगा? बताओ जल्दी से। 1 होगा। कम सॉल्यूशन चाहे 2 कंपोनेंट हो, चाहे 3 कंपोनेंट हो, या लाख कंपोनेंट से मिलकर बनाओ, जो मोल फ्रैक्शन का सम है दैट विल ऑलवेज बी यूनिटी और 1। फ्रैक्शन हमेशा किस में निकालोगे? आउट ऑफ 1 तो निकालोगे, होल में से निकालोगे ना। और परसेंटेज आउट ऑफ 100। ये बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, चाहे कितने कंपोनेंट सिस्टम हो, जो मोल फ्रैक्शंस का सम है वो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा, राइट। Now we move to the next concentration term, which is called
मोलैलिटी। देखिए ये बात आप समझ पा रहे हो, ये जो मोल फ्रैक्शन की यूनिट है क्या होगी, नथिंग, क्योंकि रेशियो है मोल्स अपॉन मोल्स, राइट। तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज अ यूनिटलेस। और देखिए ये जो तीनों टर्म्स हमने डिस्कस किए कौन कौन से, मास परसेंटेज, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, सेकंड पीपीएम, और थर्ड मोल फ्रैक्शन। इन सब में मास का इन्वॉल्वमेंट है, और इसलिए ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी, क्योंकि जो मास है किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इस बात को ध्यान रखेंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल्स कैसे निकालते हैं, ग्राम अपॉन मोलर मास, दोनों जगह मास ही आ रहा है। मास परसेंटेज, मास की बात हो रही है, पार्ट्स पर मिलियन भी हमने भी मास में डिस्कस किया था, ग्राम ग्राम। तो ये सब कैसे हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती, क्योंकि टेम्परेचर के साथ मास वेरी नहीं करता। देखिए जो 1 kg का वेट आप समर्स में शुगर 1 kg परचेज करनी यूज करते हो, सेम वेट तो आप यूज करते हो विंटर्स में भी। शुगर अगर आपको 1 kg चाहिए, ऐसा कोई ना कि जाड़ों के जो वेट हैं अलग हैं और गर्मियों के वेट्स अलग हैं, ऐसा कोई। तो मास जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये सभी प्रॉपर्टीज, मोल फ्रैक्शन हुआ, मास परसेंटेज हुआ, पार्ट्स पर मिलियन हुआ, ये सभी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट टर्म which is called molality. अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने ये टर्म्स क्लास 11 में पढ़े हुए, क्योंकि मैं जैसे ये बात बोलता हूँ तो आप बड़ा अजीब सा मुंह बनाते हो, मैं बोलूंगा ही नहीं ये बात। हाँ, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन तो उसको होगा जिसने कोई भी कुछ फ्यूज करने की कोशिश की हो, सीखने की कोशिश की हो। तो मोलालिटी की अगर हम बात करें, क्या कंफ्यूजन आपका है, आप बताओ, फॉर्मूला क्या होना चाहिए। यस, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेरी गुड, आपको तो आता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इसकी गलती नहीं है, मुझे तो ये लगता है अभी जैसे कुछ बच्चे आएंगे भाई, अब से लगभग जो क्लास फर्स्ट में होंगे या प्री नर्सरी में होंगे, नर्सरी में होंगे, 10 साल बाद, 11 साल बाद, 12 साल बाद 11 12 में आएंगे, तो जब वो किसी भी चीज की स्पेलिंग सही से नहीं लिख पा रहे होंगे तो टीचर ऐसे ही कहा करें, अच्छा लॉकडाउन की पैदाइश है, लॉकडाउन में पढ़ा हुआ। अभी तो हम कहते क्या स्कूल के पीछे पढ़े हो, तो तब जाके मुझे लगा 10 12 साल बाद ये करेगा, अच्छा लॉकडाउन वाला है ये। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कई जगह आपको इस मास की जगह वेट भी लिखा मिलता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो हम उस बात को बुरा नहीं मानते, बुरा इन द सेंस हम इनको एक तरह से लेते हैं, हम सब धरती पर रहने वाले हैं और धरती पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक से लिया जाता है, तो मास और वेट में हम डिफरेंस नहीं मानते, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिख दो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिख दो, हम दोनों चीजों को एक ही तरह से लिखते हैं, भावनाएं आपकी समझ जाती है। फिजिक्स वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, वो कहते नहीं मास अलग है वेट अलग है, हाँ अलग है, लेकिन हम धरती पर रहने वाले लोग हैं, कहीं चांद पे जाके हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मास जो वेट है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी धरती पर रह के सारी कैलकुलेशन हो रही है, तो मास भी चलेगा और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी भी चलेगा। अब वो तो बेचारे सब कुछ एज्यूम कर लेते हैं, आप देखिए जितने भी डेरिवेशन आप करते हैं तो पहले लिख देते हैं लेट्स एज्यूम। आपको जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं आ रहा होगा उसका बेस वहीं से स्टार्ट होगा, लेट्स एज्यूम। तो फिलहाल इसका यूनिट क्या हो जाएगी, देखो मोल पर केजी, और मोलालिटी में भी क्योंकि देखो मोल्स है, मोल्स कैसे निकालते हो आप, मोल्स आप कैसे निकालते हो भाई, वो क्या, हाँ मास ऑफ सॉल्यूट,
मास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, दोनों चीजें मास है और मास टेम्परेचर पे वेरी नहीं करता। और आप देखो डिनोमिनेटर में भी अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में ले लिया गया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में ले लिया है तो उसे आप 1000 से डिवाइड कर दो तो ये भी केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे सब जगह मास की बात हो रही है और मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसीलिए जो मोलालिटी है इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, right? Now we go for the next term which is called molarity. मैं फिर आपसे ये नहीं कहूंगा क्या कि आपने ये 11th में पढ़ा हुआ है ना। मोलारिटी का फॉर्मूला बहुत मिलता है, मोलारिटी से क्या लिखते हो, नंबर ऑफ, very good, number of moles of solute upon, yes, volume of solution in लीटर। इन अ लीटर जब डिफाइन करते तो ऐसे लिख देते हैं, इसकी यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर, या इसकी जगह कैपिटल एम भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ भी स्मॉल एम यूज कर सकते हो। तो जो मोलरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे हम डिफाइन कर देते हैं। अब क्योंकि वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम तो टेम्परेचर वेरिएंट है, तो इसलिए जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी। अभी तक की जो 4 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी, ये सभी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि इन सभी में मास आ रहा है और मास टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता। जबकि जो मोलारिटी वाला टर्म है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा लीटर की फॉर्म में, तो ये टेम्परेचर वेरिएंट रहेगा और इसीलिए हम मोलालिटी को, स्मॉल m को प्रेफर करते हैं टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जो मोलालिटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा। जैसे मान लो कोरोना की वैक्सीन बना ली और उसकी कंसंट्रेशन दे दी मोलारिटी के टर्म में, तो जैसी टेम्परेचर वेरी करेगा उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। पता चला लगना चाहिए था इंजेक्शन किसी और कंसंट्रेशन का, लग गया किसी और कंसंट्रेशन। तो इसलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाई साइंटिस्ट प्रेफर मोलालिटी ओवर मोलारिटी। तो क्योंकि मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, डज नॉट वेरी विद द चेंज इन टेम्परेचर, दैट्स व्हाई मोलालिटी इज बेटर टर्म टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 2010 में ये क्वेश्चन आया था और जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा था, वाई मोलालिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलारिटी, उनकी कॉपी अंदर चेक करने का मन नहीं कर रहा था एग्जामिनर से। हाँ, अरे एग्जामिनर यही सोच के तो रख देता है भाई इतना इजी क्वेश्चन सब बच्चों को आंसर करना चाहिए। आपका जो बोर्ड का पेपर है 15% इजी पोर्शन उसमें रखना होता है, 15% डिफिकल्ट पोर्शन रखना होता है और जो 70% पोर्शन है वो एवरेज रखना होता है। तो ये क्वेश्चन आपका इजी में ही आएगा और बच्चे जब इसे भी आंसर नहीं करते तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चों ने सॉल्यूशन चैप्टर की तैयारी लग रहा है नहीं की है, जो मोलालिटी और मोलारिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को नहीं करते। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स की आपसे बात हो रही है। मैं आपके साथ कुछ और सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेता हूँ। कुछ और भी टर्म्स हमारे पास हैं, मैं एनसीईआरटी आपकी ओपन कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में भी ये सारे टर्म्स हमारे साथ डिस्कस किए गए हैं। उनमें से एक टर्म जो है वो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज है बच्चों। वन ऑफ द टर्म इज वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज किसमें निकालोगे, आउट ऑफ 100। बात समझ गए आप? जैसे मास परसेंटेज की बात होती थी, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट
प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन बाय मास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस बाय वॉल्यूम। इट इज द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे डिफाइन कर पाओगे, इट इज द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम। अब मर्जी आपकी है, आप लीटर में चाहो तो दोनों चीजें लीटर में लेना, एमएल में चाहो तो एमएल में ले लीजिएगा, ये आपके ऊपर है। एक और अच्छा टर्म है हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे कि घर में छोटे बच्चे हैं, आपके तो छोटे भाई बहन होना मुश्किल है, रियल हो सकता है किसी के होंगे, चाचा चाची के बच्चे हों, है ना, पहले तो होता था, अब तो फिलहाल नहीं होता है ऐसा। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी जो पैडियाट्रिक सीरप वगैरह होते हैं, उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो मास बाय वॉल्यूम में मिलते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर कोई छोटा बच्चा आसपास हो तो उसका कोई सीरप वगैरह घर में रखा हो तो आज जाके देखिएगा, उसकी जो मेडिसिन की परसेंटेज होगी वो आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में दिया होगा। Another unit which is commonly used in medicine and pharmacy is mass by volume percentage। जैसा हम आपसे बात कर रहे थे, जो पार्ट्स पर मिलियन वाली बात है वो तभी यूज करते हैं जब बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन किसी सोल्यूट की लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ म्यू ग्राम पर ml या पार्ट्स पर मिलियन। बात एक ही, म्यू का मतलब 10⁻⁶ ही हो गया। तो ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपको फिर से मुझे ये बताना है कि कौन कौन से टर्म्स टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगे। बताओ भाई, मोल फ्रैक्शन क्या टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, यूनिट इसकी नहीं होगी, यूनिटलेस है। पार्ट्स पर मिलियन क्या टेम्परेचर के संग वेरी करेगा, नो। मास बाय वॉल्यूम वेरी करेगा, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम टेम्परेचर के संग वेरी करेगा, यस। और वॉल्यूम परसेंटेज, यस, टेम्परेचर साथ वेरी करेगा। मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी करेगी, है ना। तो सभी बच्चे बहुत जल्दी जल्दी पता नहीं फॉर्मूले क्यों भूल जाते हैं मोलैरिटी मोलैरिटी के। ये छोटे मामा है, कंजूस है, पानी पिला के भेज देते हैं। ये बड़े मामा है, ये चाय वाय सोल्यूशन बना के पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला देते हैं। तो छोटे मामा के केस में क्या आएगा, केवल पानी, कंजूस है थोड़े से। वैसे याद रखें